अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 5.4। तो 5.4 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने सेट ए हमें दिया है, सेट बी दिया हुआ है और हमें कहता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड करके दो। अब ये ए क्रॉस बी सेट फॉर्म में कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आप देखें ए क्रॉस बी आप लिखोगे, उसके बाद आपने जो है सेट ए लिखना है, ए बी आ जाएगा, क्रॉस बी सेट और ये इसके एलिमेंट सी डी आ जाएंगे। अब बेटा आपने इसको क्रॉस करवाना है तो कैसे, अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, सेट की फॉर्म में अगर है तो उनको अब जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों से होगा तो आप क्या बनाओगे ए सी, लेकिन ए सी को हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, ये पॉइंट याद रखना है आपने। ए सी, उसके बाद ए डी, ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट भी इन दोनों के साथ होगा तो क्या आएगा आपके पास बी सी एंड बी डी। तो ये बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी, कि फर्स्ट एलिमेंट को अगले तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना है, फिर सेकंड एलिमेंट को अगर थर्ड होता तो उसको भी लिख देते। तो इस तरह ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो इसमें क्या आएगा कि बी के एलिमेंट जो हैं वो फर्स्ट पे आ जाएंगे और ये ए बी, तो हमारे पास आएगा सी ए, सी बी, डी ए एंड देन डी बी, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल वे में हमने ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालना सीखा है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने सेट ए बी के एलिमेंट जो हैं वो दिए हैं, ए के दिए हैं जी 0 to 4 और बी दिया है जी -1 3। अब उसने फाइंड करने के लिए बोला है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। चलें इसमें से एक पार्ट में हम कर देता हूँ, मैं आपको ए क्रॉस बी हम कर लेते हैं और ए क्रॉस ए और इसी तरह बी क्रॉस बी, ये तीन जो है ना ये मैं पार्ट आपको करके देता हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा है ए क्रॉस बी, तो सेम जैसे अभी हमने सीखा वैसे ही आएगा 0 to 4 क्रॉस -1 3। अब इसको बेटा हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा 0 -1 देन 0 3, उसके बाद खत्म हो गए हैं, सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाला भी इन दोनों के साथ अटैच करेंगे 2 -1 2 3 इसी तरह यहां पर 4 -1 एंड 4 3 एंड देन इसको अगेन इन ऑर्डर पेयर्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना है। तो ये बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी निकला है। अब आते हैं जी ए क्रॉस ए की तरफ, उसी सेट ए का क्रॉस लेना है सेट ए के साथ ही, तो 0 to 4 क्रॉस 0 to 4। तो अब अगर इसका ऑर्डर पेयर लेंगे तो आएगा हमारे पास 0 0 0 2 0 4, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करवाना नहीं है, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। अब इसी तरह 2 के साथ आएगा 2 0 2 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 0 4 2 4 4, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ए क्रॉस ए का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी भी सेम इसी मेथड के साथ होगा। उसके एलिमेंट हैं जी, दो एलिमेंट है -1 3, तो फर्स्ट को आप करोगे तो क्या आएगा -1 -1 -1 3 3 -1 3 एंड 3, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बी क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपने इसको करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी ए एंड बी की। और जो हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया है a-4 b-2 इज इक्वल टू 2 1। अब यहां पर बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स कि इसमें कमोटेटिव ऑर्डर पेयर के अंदर कमोटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती कि अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला एक्स पोजीशन पे आता है, सेकंड वाला वाई पोजीशन पे आता है। हाँ अलबत्ता अगर कोई ऑर्डर पेयर किसी ऑर्डर पेयर के इक्वल दे दिया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल दे दिया जाए गिवन हो आपको, अव्वल तो एमसीक्यूज के तौर पे आपने ये भी याद रखना है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, लेकिन अगर वो ऑर्डर पेयर इक्वल दे देता है जैसा कि क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है तो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा a-4 इक्वल टू 2, ठीक है, और b-2 इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू आएगा 2 + 4, तो यहां से a इज इक्वल टू 6 आएगा और b इज इक्वल टू 1 + 2 एंड देन b इज इक्वल टू 3। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास a का और b का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं 2a + 5 3 है और इक्वल दिया जी 7b-4। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2a + 5 इज इक्वल टू 7 एंड देन 3 इज इक्वल टू b-4। तो यहां से a की वैल्यू हमने निकालनी है तो 7 - 5, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/2 एंड देन a इज इक्वल टू 1। अब यहां पर बेटा 3 + 4 इज इक्वल टू b, 7 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू आप 7 लिख दो। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा और 3 - 2a b-1 और ये इक्वल है जी हमारे पास a-7 2b + 5। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल आएगा। 3 - 2a इज इक्वल टू a-7 और b-1 इज इक्वल टू 2b + 5। अब a वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो एक तरफ आ जाएंगी। -2a - a इज इक्वल टू -7 - 3। ये a जो है इधर आके नेगेटिव हो गया और ये +3 जो है उधर आके नेगेटिव हो गया, तो -3a इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू -10/-3। तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 10/3 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास -1 - 5 2b - b, b वाली वैल्यूज एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो ये आ जाएगा -6 और ये b या b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -6, ठीक है। तो ये बेटा a और b की हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये तमाम क्वेश्चन जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो वो कहता है कि आपने एक्स सेट फाइंड करना है और वाई सेट जो है वो फाइंड करना है, जबकि आपके पास जो वैल्यू दी गई है एक्स क्रॉस वाई जो है वो दिया गया है a b a c a और डी ए। अब ये बेटा आपको जो है ये गिवन है, ठीक है।
अब उसने रिवर्स करने को पूछा, पहले हमने जैसे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड किया था, अब उसने वो आंसर दे दिया। अब समझ लेंगे हमने क्वेश्चन बनाना है कि ये किन दो सेट से मिलके ये जो आंसर बना है। तो वेरी सिंपल, एक्स के जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो आएंगे बेटा, ये शुरू वाले एलिमेंट्स जो आएंगे एक्स के होंगे, जिसमें ए बी सी एंड डी आ जाएगा, और सेकंड वाले जो हैं वो वाई के आ जाएंगे हमारे पास। तो वाई सेकंड वाले देखो तो ए ही आ रहा है, तो यहाँ पर जस्ट जो है वो एक ए आएगा, क्योंकि अगर हमने सेट की, मैंने जब डेफिनेशन आपको बताई थी तो उसमें बताया था कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट एक दफ़ा ही रिपीट हो सकता है, दो दफ़ा अगर वो आ जाता है या तीन दफ़ा आ जाता है वो सेट नहीं रहेगा, तो एक होना चाहिए। तो ये सिंपल जो है वो एक ए ही यहाँ पर आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा यही आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें एक्स सेट दिया और उसके एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, और वाई सेट दिया है और उसके एलिमेंट है हमारे पास डी ई। लेकिन इसमें उसने, अब देखे ना, एक्स क्रॉस वाई है या वाई क्रॉस एक्स या एक्स, अब ये क्रॉस नहीं उसने पूछा, उसने पूछा देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आएंगे, तो वो हमने देखना है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है, ये जो ऑर्डर पेयर जो बन रहे हैं ना, ये अब चूंकि ये सेट के क्या कहला रहे हैं, एलिमेंट है, ये जो एक ऑर्डर पेयर है ये इसका एक एलिमेंट है। तो वो कहता है कि इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे, एक्स क्रॉस वाई करवाएंगे, तो कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर जो है वो बनेंगे। लेकिन हमने उसको सॉल्व करके आंसर नहीं बताना, उसको एक मेथड है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। अब एक्स के एलिमेंट कितने हैं जी, 3 है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, तो वाई के एलिमेंट कितने हैं जी, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई, अब ये क्रॉस कैसे होगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो बेटा 6 जो है वो आपका आंसर आएगा। कि आप अगर इन दोनों का क्रॉस मतलब कि एक्स क्रॉस वाई फाइंड करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 6 आएंगे। जैसे यहाँ पर ही अगर आप देख लो एक्स क्रॉस वाई की इस क्वेश्चन के अंदर बात की जाए तो ऊपर वाले के कितने 4 एलिमेंट है, नीचे वाले के कितने 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, 4 आंसर है, 4 1 4 आएगा। तो एक्स क्रॉस वाई के 4 ही देखो ये एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वाई क्रॉस एक्स है, तो सिंपल पहले y के आ जाएगा फिर x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका आंसर भी 6 आएगा हमारे पास। तो हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के, जिसमें हमने x क्रॉस x जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल आपने इसका मेथड देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, कितने जी x के अंदर 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस x, तो ये बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मूव करते हैं डेफिनेशंस की तरफ। 5.5 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली बेटा रिलेशन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान। अब जारी बात, दो सेट हैं, सेट ए के भी एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है उसको हमने जस्टिफाई करना है। ठीक है, आगे उसकी नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में दो कंडीशंस हैं हमारे पास, जैसे कि बुक के ऊपर जो हमारे पास डेफिनेशन हम उसको देखते हैं ताकि आपको उधर से भी समझ आए। तो वो कहता है सपोज A and B are two non-empty set, then the relation f of A goes to B is called function। फर्स्ट कंडीशन है जी हमारे पास, जो डोमेन ऑफ f है इज इक्वल टू A। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और
जो हमारे पास x बिलोंग्स टू a जो है सेकंड कंडीशन अपीयर इन वन एंड ओनली ऑर्डर पेयर इन f। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर सेट a ले लेता हूँ और उसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर सेट b जो है वो मैं ले लेता हूँ, उसके एलिमेंट है a b c, ठीक है, ये सेट a है जी मेरे पास और ये सेट b है। अब यहाँ से ये यूं समझ लें ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है, यहां से हमने इधर मूव करना है। तो अब ये फंक्शन बना रहा है या नहीं बना रहा, तो हमने उसके लिए दो कंडीशंस देखनी है। ये फर्स्ट वाला इसके आ जाएगा, इसका इमेज, ये थर्ड वाला जो है इसका इमेज आ जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a का मतलब ये है कि सेट a के तमाम एलिमेंट यूज्ड होने चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 4 लिख देता, अब फर्स्ट के तमाम एलिमेंट यूज नहीं हो रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं होता। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो यूज्ड होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी है, ये तो समझ आ रही होगी कि जी इसका इमेज बन रहा है तो बस ठीक है। सेकंड जो है ना, उसका जो हम देखते हैं कि वी कैन x belongs to a appear in one and only one order pair of in f। इसका मतलब ये है कि इनकी यूनिक इमेज जो है ना वो हमारे पास होनी चाहिए। इसकी ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, इसको हम समझने के लिए 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो यूज करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास a b c सेट a के अंदर है और या d भी आप ले लें 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, अब ये जो है हमारे पास आ जाता है ऐसे। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर मैं इसकी सिचुएशन कुछ यूं बना देता हूं ऐसे, अब बेटा ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है। उसकी रीजन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि a के तमाम एलिमेंट यूज्ड होने चाहिए, वो हम यूज कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपने ये बात गौर करनी है कि a और b की एक ही इमेज बन रही है, ठीक है, और c की भी अलग है और d की भी अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये फंक्शन है। अब जो फंक्शन नहीं है वो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि फंक्शन कब नहीं होगा। ये मेरे पास इसके एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। अब जरा देखो तो अगर यहां पर ऐसे मैं a b c ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे। अब ये बेटा फंक्शन जो है ना नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है कि फर्स्ट जो कंडीशन है कि जी a के तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए, वो तो कंप्लीटली हमें सेटिस्फाई हो रहा है कि जी उसके यूज हो रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि यूनिकली इमेज जो है वो यूनिक इमेज बना रहे हो फर्स्ट के एलिमेंट, वो चीज़ नहीं बन रही। इसका आप यूं कर सकते हो कि दो आदमियों का एक जैसा साया बन सकता है, लेकिन एक आदमी के दो साए नहीं बन सकते। अगर वो सूरज के खड़ा है, नीचे धूप में खड़ा है, तो दो आदमियों के एक जैसे साए तो बन सकते हैं, लेकिन एक आदमी के दो साए नहीं बन सकते। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, इसी तरह अल्टरनेट जो डेफिनेशन है वो भी सेम इसी तरीके से दी है कि जी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, f ऑफ a गोज टू b एज कॉल्ड फंक्शन। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, डोमेन f इज इक्वल टू a, वो सेम वैसे ही है। और सेकंड जो कंडीशन है जी, फॉर ऑल x belongs to a we can associate the some unique image element a, ठीक है। अब इसका मतलब यूनिक इमेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि यूनिक इमेज से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये दो जो कंडीशन आपने लिखनी है और आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप आते हैं जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डोमेन के हवाले से। इफ f ऑफ a इज अ फंक्शन देन a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, कि जो a के एलिमेंट होंगे हमारे पास, जिससे सेट a के ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है कि b इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ f, कि फंक्शन का जो सेट b के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे जी हमारे पास, को डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, डोमेन ऑफ f इज अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट each order pair in f and range is the set of second
कि जो फर्स्ट सेट के वही बात है कि सेट के ए के जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास डोमेन आएंगे, और जो सेट बी के हैं वो आपके पास जो है कोडोमेन, या उसको हम रेंज भी कह सकते हैं। ये देखिए, एंड द रेंज इज द कंसिस्टिंग ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर पेयर इन द फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है इनटू फंक्शन। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो है अ फंक्शन ऑफ एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन ऑफ एलिमेंट बी इज नॉट द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट ए है, इसके एलिमेंट है जी 1 2 3, ये मेरे पास सेट बी है, इसके एलिमेंट है जी ए बी सी। अगर मैं ये मेरे पास जी इमेज बन गए हैं, 1 के सामने ए आ गया, 2 के सामने बी आ गया और 3 के सामने जो है वो सी आ गया। अब ये फंक्शन है या नहीं है? ये बिल्कुल फंक्शन है। फंक्शन क्या था कि सेट ए के तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए और यूनिक इमेज बनानी चाहिए। अब यूनिक इमेज ये भी है बेटा, ये भी याद रखना है, ठीक है। यही नहीं कि वो ए के सामने ए आएगा तो यूनिक होगा, इसको आप, ठीक है। लेकिन उसने साथ ही कहा कि हाँ ए में जो है वो सारे यूज होने चाहिए, बी में तो एक्स्ट्रा हो सकता है ना। तो अगर बी में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसको जो है हम कहेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारे पास 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या है? अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी, इसी की जो है ना मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ये मेरे पास सेट जो है वो 1 2 3 और ये मेरे पास सेट है जी ए बी सी। अब यहां पर जो है ये ले, अब ये वाला जो सेट है बेटा, ये वाला फंक्शन जो है ये भी जो है वो इनटू फंक्शन ही कहलाएगा। अब लेकिन यहाँ पर जो है वो दो, जैसे यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी, दो आदमियों का एक इमेज जो है वो बन रहा है और यहाँ पर थर्ड वाले का बी बन रहा है, तो फर्स्ट के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं और सेकंड वाले में देखो एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये भी जो है इनटू फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 फंक्शन आ जाता है। तो 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि एक के सामने एक, ठीक है, एक के सामने एक, जैसे यहां पर हमने कंडीशन बना दी है, ठीक है बेटा। लेकिन उसमें 1 1 फंक्शन में ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। इसमें तो दो आदमियों का एक जैसा इमेज मान रहा है ना, लेकिन 1 1 फंक्शन में ये नहीं आएगा। तो 1 1 फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो कहता है अ फंक्शन f इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब मखसूस खास जो है एलिमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, कि ए के सामने ए के तमाम एलिमेंट एक खास इमेज बना रहे हो, ये वाली सिचुएशन ना बन रही हो, देन हम इसको कहेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है बेटा। तो इस 1 1 फंक्शन की और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये है जी मेरे पास 1 2 3 4 और ये मेरे पास आ जाए इधर से ए बी सी डी, ठीक है। 1 के सामने ये आ जाए, ये आ जाए, सी आ जाए और ये डी आ जाए, देन ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये सेट ए सेट बी। अब ये भी क्या है जी 1 1 फंक्शन ही है, ये भी 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है 1 1 फंक्शन की। नेक्स्ट आएगा इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन बेटा ये है, इन दोनों को मिला के जो फंक्शन बन रहा है उनको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसके अंदर इनटू की कंडीशन भी आ रही हो और 1 1 फंक्शन की भी कंडीशन आ रही हो। जो इनटू की कंडीशन थी हमारे पास कि उसमें एक एक्स्ट्रा होना चाहिए और 1 1 की क्या थी कि एक के सामने एक होना चाहिए। तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली जो एग्जांपल है, ये जो है इनटू की भी है और 1 1 की भी है। इनटू में देखो एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है और एक के, और 1 1 की कंडीशन क्या थी? एक के सामने एक आना चाहिए। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये 1 1 के लिए भी आप यूज कर सकते हो और इंजेक्टिव फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। इंजेक्टिव फंक्शन का देखो ना, यही बता रहा है ना, द फंक्शन एफ डिस्कस्ड इन बी इज आल्सो एफ फंक्शन इज इनटू एंड 1 1 फंक्शन, ठीक है बेटा। तो इसकी आपने एग्जांपल जो है ये भी याद रखनी है, ये 1 1 के लिए भी यूज होगी और इंजेक्टिव फंक्शन के लिए भी यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम एन ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इज कॉल्ड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है बेटा कि सेट बी के, पहले तो हमारे पास फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए, ठीक है, जिसमें ये सारे फंक्शन आ रहे हैं।
इसमें ये है कि सेट बी के भी एलिमेंट जो है वो सारे के सारे यूज होने चाहिए, ये ना रहे, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये जी मेरे पास सेट 1 2 3 आ जाता है और ए बी सी, ठीक है। तो ये बी इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ है, ये सी इसके साथ है और ये जो फंक्शन है। तो बेटा ये जो हमारे पास है ये भी सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा कि सेट ए के तमाम एलिमेंट भी यूज हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज भी बनाई जा रही है और बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो भी जो है वो यूज हो रहे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, मतलब उसकी दोनों की तमाम 1 1 एंड ऑन टू की दोनों की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बेटा यही जो एग्जांपल जो है ये उसके लिए भी आ जाएगी, बाइजेक्टिव के लिए भी, कि तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं और साथ में बी के तमाम एलिमेंट भी जो है वो हमारे पास यूज्ड हो रहे हैं। तो ये वाली एग्जांपल जो आप जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन में लिख सकते हैं। अब ये थोड़े से टेक्निकल इसलिए हैं कि कुछ एग्जांपल जो हैं वो आपने मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली एग्जांपल 1 1 के लिए भी आएगी, ठीक है। तो ये जो है ना आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना, एग्जांपल्स की मदद से आपने इसको समझना है, फिर ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसके साथ बेटा ये नीचे बॉक्स दिया है तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अब ये देखो ना, जैसे यहाँ पे कंडीशन है ये अब ये बेसिकली एक रिलेशन है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। हर फंक्शन रिलेशन है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही स्टार्ट ऐसे यही की थी ना, द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो हर फंक्शन एक रिलेशन होगा और लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये अब ये क्या फंक्शन नहीं है लेकिन ये एक रिलेशन है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने एफएससी की है तो अंडरस्टूड उसने मैट्रिक किया है, लेकिन उसने अगर मैट्रिक किया है तो जरूरी नहीं है कि उसने एफएससी भी की हो। तो एफएससी अगर प्रूव हो जाए कि उस बच्चे ने किया तो इट मींस दैट उसने मैट्रिक भी किया हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि फंक्शन के होगा तो रिलेशन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। हाँ अलबत्ता अगर उसने जस्ट रिलेशन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन भी है। फंक्शन के लिए उसको वो दो कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई करना पड़ेगी। इसी तरह एवरी फंक्शन मे नॉट बी 1 1, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन 1 1 ही हो, ठीक है। कुछ इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है आपके पास, अब ये फंक्शन है लेकिन ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एवरी फंक्शन मे बी नॉट बी ऑन टू, जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू ही हो, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उम्मीद है आपको इसके वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।